चलिए अगला लॉ पढ़ते हैं। क्या एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ, ये लोग कहता है कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस सेम ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, फिर चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे हीलियम गैस हो, कोई भी गैस हो, है ना, कोई भी गैस का 1 मोल सेम ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, यही है एवोगैड्रोज लॉ। तो लिखिए इसमें, दिस लॉ स्टेट्स दैट equal volumes of all gases equal volumes of all gases equal volumes of all gases at the same temperature and pressure at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules should contain equal number of molecules or moles, है ना। ये स्टेटमेंट वाइस वर्सा में भी ट्रू है। तो अभी तो हमने लिखा कि सेम वॉल्यूम है तो सेम मोल होंगे, इसका आप उल्टा करें, सेम वॉल्यूम सेम मोल होंगे तो सेम वॉल्यूम भी होएगा, दोनों साइड से स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, यहीं पर फिर एक कंक्लूजन निकलता है जिसे हम आगे यूज करेंगे। बाय दिस लॉ, आगे लिखिए, बाय, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, बाय दिस लॉ कोलोन 2 बिंदी, है ना। अब नेक्स्ट टाइम लिखिए, 1 मोल ऑफ एनी गैस ब्रैकेट के अंदर लिखिए, एग्जाम्पल H2 और NH3 और हीलियम He एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, एट STP, है ना, एट STP ब्रैकेट में लिखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के साथ ब्रैकेट में लिखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ब्रैकेट के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट क्लोज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और टेम्परेचर के साथ ब्रैकेट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, एंड प्रेशर ब्रैकेट के अंदर 1 atm, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हैव वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, है वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। ये 22.4 का डाटा कैसे आता है ये आगे जाना जाएगा, अभी के लिए आप इसे एडजस्ट एज ए स्टेटमेंट याद रखेंगे, है ना, कि कोई भी गैस हो STP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है ना। कोई भी गैस, चाहे हीलियम हो, है ना, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो, अगर 1 मोल वो कह रहा है कि तो STP पर उसका 22.4 लीटर होगा। वहीं पर थोड़ा सा STP को और जान लेते हैं, पूरी केमिस्ट्री में वो कई बार परेशान करता है। STP ये आपका फुल फॉर्म इसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओल्ड, एक तरीके से बोलें, ओल्ड STP
एसटीपी की जो नई वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफर करती है ना। जो ओल्ड एसटीपी है उसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, है ना। और जो प्रेशर है वो आपका है 1 एटीएम। और 1 एटीएम में अगर आप जानना चाहो तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स प्रेशर होता है। ठीक है, ये ओल्ड एसटीपी है। जो न्यू एसटीपी है, जो स्टैंडर्ड है, फिर IUPAC ने स्टैंडर्ड थोड़ा सा बदला है। जो न्यू एसटीपी है उसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रेशर है, प्रेशर अब आपका 1 बार है। प्रेशर अब आपका 1 बार है। बार भी प्रेशर की यूनिट है। और 1 बार जो आपका होता है, 1 बार जो आपका होता है ये आपका होता है 1.00 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जो ओल्ड वाला है, जनरली जो बुक्स हैं उन्होंने अभी ओल्ड वाला ही चल रहा है, न्यू वाला नहीं चला है ना। तो मोस्टली ओल्ड वाले के अकॉर्डिंग आपको दिखेंगे। जो ओल्ड वाला है उसके अकॉर्डिंग जो 1 मोल गैस है, उसके अकॉर्डिंग जो 1 मोल गैस है, गैस कौन सी गैस, कौन सी गैस, गैस कौन सी, कोई भी गैस है, 1 मोल गैस का जो एसटीपी पर वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है ना। कितना है? 22.4 लीटर है। ठीक, ये हमारा हो गया ओल्ड एसटीपी। इसी के अकॉर्डिंग मेनली जो क्वेश्चंस हैं बुक्स में अभी भी उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगभग इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जो न्यू एसटीपी है उसके अकॉर्डिंग जो 1 मोल गैस है, कोई भी गैस, उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो आपका, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा कम है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 22.7 लीटर है। ठीक है। तो कहीं पर अगर वो बोलता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार तो 22.7 हो जाता, पर यूजुअली 90% केस में वो अगर एसटीपी जनरल एसटीपी लिखता है तो वो इसी से मतलब उसका होता है। ठीक है। और कहीं पर आपको 22.7 दिखे और लगे कि 22.4 क्यों नहीं है, तो वो ये कारण रहा होगा। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये कई बार केमिस्ट्री में वो जो स्टैंडर्ड बदल देता है तो 22.4 की जगह 7 कैसा हो गया फिर समझ में नहीं आता, तो ये इसका कारण है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 5th लॉ था। अब 7th पे चलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लिख लिया सबने? ये लिख लीजिए पहले, है ना। क्लास खत्म होने के बाद आप रेस्पेक्टिव टीचर से अपने कोई अगर डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि अब 3-4 क्लास हो गई तो धीरे धीरे चीज़ें अब आ रही होंगी, है ना। तो जिस भी सब्जेक्ट का डाउट्स है आप टीचर यहीं मिलेंगे, वहीं सोफे पे बैठे हुए या इधर उधर ही छोटी सी जगह है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे दोबारा बता दीजिए, या फिर जो भी और कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लिख लिया भी है, हो गया। चलिए एक 6th और है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल REC प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है। ठीक, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल
प्रपोर्शन। चलिए तो इसका स्टेटमेंट लिखें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कहता है ये। इसमें लिखिए द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ब्रैकेट में लिखिए और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन EQUIVALENT इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन ब्रैकेट क्लोज states that if two different elements combine separately with a fixed mass of third element, ELEMENT S नहीं यहाँ पे है ना, एलिमेंट कॉमा the ratio of the masses in which they do so, the ratio of the masses in which they do so is either the same or a simple whole number multiple, of the ratio of the masses in which they combine with each other, ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ा सा स्टेटमेंट है, तो इसे समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि कोई एक एलिमेंट जैसे कि कार्बन किसी दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। जैसे कार्बन कंबाइन हो रहा है H के साथ और बनाता है CH4, तो मेरे हाथ में इधर क्या है, CH4 है ना। वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और बनाता है CO2, तो मेरे साथ में क्या है, CO2 है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर कार्बन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाने लगे, जैसे कि क्या बना सकते हैं, वाटर, है ना। तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो है, वो रेशो इनमें जो रेशो है या तो उसी के बराबर आएगा या फिर उसका होल नंबर मल्टीपल आएगा, ठीक है। मैं भी मैथमेटिकली बताता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा अगर लिखिए, एग्जाम्पल कंसीडर हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखिए H, कंसीडर हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखिए H, ब्रैकेट में लिखिए H, कॉमा ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिखिए O, एंड कार्बन। तो अब यहाँ पे पहला वो देखिए, नंबर 1 यहाँ पे देखिए, CH4 कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना, मीथेन इसका नाम है, मीथेन ना, मीथेन। यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे 12 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड देखिए, CO2, ये क्या नाम है इसका,
कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बैठ जाओ आराम से, है ना, आराम से रिलैक्स करो, है ना, देखो क्या चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वेट कितने ग्राम हो जाएगा? 12, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? दोनों ऑक्सीजन का मिला के 32। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम O, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम O, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड सेपरेट कंपाउंड है, अलग अलग इंडिविजुअल कंपाउंड है। CH4 अलग कंपाउंड है, CO2 अलग कंपाउंड है। तो अब यहां पर देखिए रेशो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दीज सेपरेट कंपाउंड। वेट ऑफ H डिवाइड बाय वेट ऑफ O, है ना, क्या आएगा बताइए? 4, 12 ग्राम के साथ 4 हुआ, इसमें भी 12 ग्राम के साथ 4 हुआ। तो वो कह रहा था कि इसकी अमाउंट आपको फिक्स करके रखनी है, तो मैंने फिक्स कर दी 12 ग्राम के साथ 4, इसमें 12 ग्राम के साथ 32। अब इन दोनों अलग अलग कंपाउंड में हाइड्रोजन का इसमें वेट आ रहा है 4 और इसमें ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? 32, है ना। तो अगर मैं इसका होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशो निकालूं तो क्या आएगा बताइए जरा? 1:8 आएगा, है ना, 1:8 आएगा। चलिए अब यहां पर एक बात हो गई। अब वो कहता है कि अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाए तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशो है वो भी सेम आएगा या इस रेशो का होल नंबर मल्टीपल रेशो आएगा। जैसे 1:8 है तो यहाँ पे हो सकता है कि 1:16 हो जाए, मतलब इसका मल्टीपल आ जाएगा बस, है ना। ऐसा नहीं कि ये 1/8 था तो 1/7.2 आ जाएगा या 3.1 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गए। नाउ H and O combine and form H2O, ठीक है। इन H2O, अब यहां पे देखिए वेट ऑफ H डिवाइड बाय वेट ऑफ O, बताइए बेटा जी कितना आ जाएगा? इसके अंदर हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा? 2, और ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 16 है ना है। अब रेशो क्या आ गया? 1/8। तो ये दोनों चीजें सेम आ गई। तो वो कह रहा है कि ये जो चीज है ये या तो एग्जैक्ट सेम आएगी या फिर इसका मल्टीपल टाइप से आएगी, है ना। यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, चलिए लिखिए इसको।
चलिए लिख लिया सबने, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो ये होता है एटम, एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या पता है आपको? हैं? नहीं, अणु नहीं, तुम बोल रहे थे कुछ, परमाणु। परमाणु बोलते हैं। परमाणु दो शब्द से मिलकर बना है, संधि विच्छेद है ये, परम प्लस अणु। परम मतलब जिसके पार नहीं है कुछ, है ना। जैसे कि शब्द होता है हिंदी में परमात्मा, परम प्लस आत्मा, ऐसी आत्मा जिसके पार कुछ नहीं है, है ना। तो ऐसे ही परमाणु, परम प्लस अणु, जिसके पार कुछ नहीं है, मतलब वो फंडामेंटल है, उसी से मिलके सब कुछ बना है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, है ना, जो भी हम फिजिकल वर्ल्ड देखते हैं, जिसे हम टच करते हैं, जो टेंजिबल है, हाथ टेंजिबल है, घड़ी टेंजिबल है, मोबाइल टेंजिबल है, डेस्क टेंजिबल है, दीवार, सब जो टेंजिबल है, इसे छू सकते हैं, है ना। विचार, प्यार, क्रोध, ये सब टेंजिबल नहीं है, है ना। तो जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं वो कहता है कि ये मतलब अब से हज़ारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बता दिया था कि सब परमाणु से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। फिर वही 200 साल पहले फिर अंग्रेज़ों ने बोला कि ये एटम से मिलकर बनी होती हैं, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है। तो एडवांस तो बेसिकली हम थे, हमने तो 2000 साल पहले बता दिया, उन्होंने 200 साल पहले बताया है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वही बोलता है, इसी के कुछ उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे चीज़ें बनी होती हैं, ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड इन्वर्टेड कॉमास में करके लिखना, A new system of chemical philosophy. A new system of chemical philosophy. A new system of chemical philosophy. 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 Inverted comma close. Comma. फिर नीचे वाला comma. In which he proposed the following. In which he proposed the following. पहला, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर तो जानते होंगे, क्लास 9th में सबसे पहला चैप्टर यही है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, है ना। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। वही जो मैंने बोला कि जो भी चीज़ टेंजिबल से छू सकते हैं उसे मैटर बोलते हैं। तो वो पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो भी मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिए, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो भी मैटर है उसमें एटम्स होते हैं। मान लो ये है, तो ये अभी तो हमें एक मैक्रो लेवल पर तो ये हमें येलो कलर का इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखें तो येलो भी अपने आप में कुछ कलर कुछ भी नहीं है ना। वो भी लाइट है जो इस तरीके से हमारी आंखें परसीव करती हैं, है ना। तो इसके अगर आप इसे और जूम इन करते चले जाएं तो आपको जो सबसे छोटा लेवल मिलेगा जिसके पार आप नहीं जा पाएंगे, वो एक छोटे छोटे
पार्टिकल्स हैं जिन्हें एटम बोला गया है ना। उसके पार कुछ नहीं है ना। सेकंड लिखिए, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, all atoms of a given element have identical properties, have identical properties, comma, including identical mass, including identical mass, full stop. Atoms of different elements atoms of different elements differ in mass, atoms of different elements differ in mass. इस पॉइंट को समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है, आयरन का एक पीस है, 1 kg का पीस है, 1 kg का आपका आयरन का पीस है, तो वो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होगा। आयरन का 1 kg का ब्लॉक मास, और उसके पास मैं मैग्नेट लेके जाऊं, है ना, मैग्नेट लेके जाऊं, तो क्या मैग्नेट उसकी तरफ या वो मैग्नेट की तरफ म्यूचुअल है, क्योंकि चीजें अट्रैक्ट होगा। होगा। अगर मैं उसको छोटा करके आधा किलो कर दूं तब अट्रैक्ट होगा, तब भी होगा। उसे छोटा करके मैं उसे 100 ग्राम कर दूं तब भी होगा। उसे मैं छोटा करके 10 ग्राम कर दूं तब होगा। 1 ग्राम कर दूं, 1 माइक्रोग्राम कर दूं, तो ऐसा छोटे करते करते मैं एक एटम पे पहुंच जाऊंगा। अब वो जो एक एटम है क्या वो होगा? वो भी होगा। इसका मतलब जो आयरन जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो जो इंडिविजुअल एटम्स हैं आयरन के, उनकी वजह से हो रहा है। और सारे आयरन के एटम सेम ही बिहेवियर दिखाते होंगे, है ना। आयरन का एक एटम अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा वाला एटम भी तो अट्रैक्ट हो रहा होगा, तीसरा भी अट्रैक्ट हो रहा होगा। मतलब आयरन के जो सारे एटम हैं इंडिविजुअली वे सब सेम है, एग्जैक्ट सब सेम है, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, उनका वेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। ये बात समझ में आई? अब वहीं पर आप कॉपर को लीजिए, कॉपर का 1 kg का मास है, क्या कॉपर मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट होगा? नहीं। चलिए अब 1 kg की जगह आधा कर लेते हैं, क्या पता अब होने लगा, अब होगा? नहीं। 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम और 1 कॉपर का एटम, वो भी नहीं। इससे क्या समझ में आया कि कॉपर का एक एटम बिल्कुल एक अलग चीज है, आयरन का एक एटम बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, कॉपर के एक एटम का मास अलग होगा, आयरन के एक एटम का मास अलग होगा। यही उसने सेकंड पॉइंट में लिखा है ना। आप पढ़िए दोबारा से। क्या लिखा उसने? ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, जैसे कि आयरन, ऑल एटम ऑफ आयरन मान लीजिए हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, अट्रैक्ट हो रहे थे, आइडेंटिकल मास था, है ना। फुल स्टॉप, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि आयरन और कॉपर हैव डिफरेंट मास, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो ये उसने सेकंड पॉइंट में हमें बताया। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड जानते हो, जैसे कि हाइड्रोजन है केवल H, क्या उसे कंपाउंड बोलेंगे? केवल O उसे कंपाउंड बोलेंगे? क्या किसको कंपाउंड बोलेंगे? अगर H और O के, H2O को कंपाउंड तब बनता है जब 2 डिफरेंट एलिमेंट आपके जुड़े हैं, तो उसे कंपाउंड बोला जाएगा, है ना। कंपाउंड की बात कर रहा है। तो लिखिए इसमें कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो, कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। इसे समझिए, फिक्स्ड रेशो से क्या मतलब है? हाइड्रोजन, इस हाथ में हाइड्रोजन है, इस हाथ में ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बना लेते हैं, 2:1। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O2 भी बना लेते हैं, तो 2:2। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन हो जाएं, या 5 हो जाएं, या 6 हो जाएं, या 7 हो जाएं? कुछ भी रैंडम हो सकता है क्या? ये रैंडम नहीं हो सकता।
कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू हैं, उन्हीं में ये कंबाइंड होते हैं। जैसे 2 1 में कंबाइन हो गए, 2 2 में कंबाइन हो गए। तो 2 3 4 5 जो भी रेशियो हैं वो फिक्स्ड उनके होते हैं, रैंडमली कंबाइन नहीं हो सकते कि 5 हाइड्रोजन अब जो है 19 ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। इस तरीके से कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं। ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में बोलता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जैसे आप देखिए HCl एक कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट हैं, उनसे बना है। साथ में आपका NaOH है जिसमें कि सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। ये रिएक्ट करके आपको बना कर देता है NaCl और इसके साथ फिर आपका बन जाता है H2O। ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर है ये, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको, केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट हैं वे रीअरेंज हो जा रहे हैं। क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब क्लोरीन सोडियम के साथ है। OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले सोडियम के साथ थे, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो गए हैं और सोडियम अब Cl के साथ चला गया है। तो केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एलिमेंट अपने आप को रीअरेंज करते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट कंपाउंड बना लेते हैं। ये इसका फोर्थ पॉइंट है। तो लिखिए इसमें, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फुल स्टॉप। ठीक है। उसी में आगे वो बोलता है इस स्टेटमेंट में, ये आप लिख लीजिए, यही पॉइंट कंटिन्यू चल रहा है, ये आप लिखिए। मैं इसको ऐसा करके दिखा देता हूँ। देखो Cl आपका यहाँ चला गया है और जो OH है कंबाइंड OH जो है ये आपका कंबाइंड OH जो है ये आपका इसके पास आ गया है। तो ये रीअरेंज हो गए हैं, है ना। इन्होंने ऐसे जैसे फ्लिप कर लिए अपने एटम्स, तेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा। और इसी में ही कंटिन्यू आगे लिखेंगे, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स नहीं इसी में कंटिन्यू है, ये फोर्थ स्टेटमेंट में ही आगे है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने दिए हैं, है ना। अब इसी में ही वो आगे बोलता है कि क्या ये सफिशिएंट है, इतनी जो नॉलेज उसने दी है क्या सफिशिएंट है। तो वो बोलता है कि कुछ तो चीज़ें इससे क्लियर होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन मतलब 2 एटम एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं, तो लॉ जो प्रोपोर्शन जो भी हमने पढ़े, ये लॉज पढ़े ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ यहाँ पे पता चलता है। लेकिन 2 एटम आपस में कंबाइन होते ही क्यों हैं, इस तरीके की कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है ना। मतलब ये थ्योरी है जो कि कुछ जानकारी देती है और बहुत सारी जानकारी हमें नहीं देती है ना। तो ये 4 पॉइंट थे, इसके आगे बस नेक्स्ट लिख लीजिए, ये कंक्लूजन है। मतलब एक तरीके से डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिए, हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, फुल स्टॉप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं क्यों, ऐसा इसमें कुछ नहीं है ना। हाँ, बस इसने बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे, जो अभी हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने सीखा था। ठीक है। तो यहाँ तक ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकली बात है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं है।
ये 2-3 क्वेश्चंस हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। रुक जाओ, मेरे पास रहना चाहिए। किसी के पास 2 हैं, थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं कल जेरोक्स करा कर दे दूँगा, है ना। हाँ भैया वापस ले लेना, तुम्हें दे दूँगा, तुम्हें दे दूँगा, है ना, एक बेंच में, है ना। पेज नंबर 5 पर चलेंगे। पेज नंबर 5 पर जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चूज द इनकरेक्ट, हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। क्या ये सही है या गलत है? सही है। बी देखिए, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। सी देखिए, कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशो। क्या ये सही है? ये गलत है। और डी देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। क्या ये सही है? तो क्या आंसर आपका बनेगा? सी। सेकंड का सी चेक करते चलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ 1 मिनट अभी करेंगे उनको भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट पता है क्या होते हैं? पोस्टुलेट नहीं, स्टेटमेंट एक अलग चीज है। स्टेटमेंट तो ये हो सकता है कि ये ट्राइपॉड की ये लेग ब्लैक है, ये स्टेटमेंट है। जैसे हम बोलते, हिंदी का शब्द है पोस्टुलेट को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा, और उसका ब्रॉड मीनिंग बनेगा कि मेरा मानना है, हाँ मैं सपोज करता हूँ कि इस तरीके से होता होगा, है ना। और मतलब मैंने कुछ चीज़ें, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, इस तरीके से मेरा मानना कैसा होता होगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट ऐसा जरूरी नहीं कि वो सच हो, मेरा मानना है ना। अगर आपको लगता है गलत है तो फिर तुम्हें आपको किस साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू आप गलत साबित करना होगा। तो ये जो डाल्टन्स के जो पॉइंट हैं ये पोस्टुलेट हैं। डाल्टन्स ने किसी मटेरियल के अंदर जाके नहीं देखा कि वाकई में एटम है क्या, उसका मानना है कि ऐसा होता था, तो पोस्टुलेट्स हैं ये। तो द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर, पहला 1 है इसमें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। पहला स्टेटमेंट सही बनेगा, मतलब 1 सही बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। सेकंड, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ डिविजिबल एटम्स। ये सही बनेगा गलत बनेगा? वो कहता है कि मैटर कंसिस्ट करता है एटम्स जो डिविजिबल हैं। एटम को डिविजिबल कह रहा है, ये सही नहीं बनेगा, क्योंकि एटम ही फंडामेंटल लिमिट उसने बोली थी, है ना। छोटा छोटा और छोटा करते जाओ तो आप फंडामेंटली जो पहुंचते हो वो चीज़ एटम है। एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। ये सही है ना। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, तो ये आपका गलत बनेगा, है ना। फिफ्थ, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ये आपका सही बनेगा। तो कौन कौन से सही हैं? सेकंड एंड नहीं, सही कौन से बने? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ बने। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ किस में है? अच्छा, इनकरेक्ट पूछे हैं, तो सेकंड और फोर्थ। हाँ, तो आपका आंसर थर्ड का बी। ठीक है, चलिए फोर्थ से चलते हैं। amongst the following statement that which was not, ध्यान दीजिएगा, not proposed by Dalton। कौन से स्टेटमेंट डाल्टन ने प्रपोज नहीं किया था, है ना, अपनी थ्योरी में? नॉट प्रपोज्ड, है ना। नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन वाज, पहला, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। क्या ये डाल्टन ने प्रपोज किया था? क्या ये डाल्टन के पोस्टुलेट्स में है? हाँ है। अगला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ये भी है, मतलब इसी का एग्जैक्ट, हाँ पहला पॉइंट यही है, इंडिविजुअल वर्ड यूज किया इसने, है ना।
सी व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, क्या ये है? ये नहीं है। और डी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल, दीज मतलब एटम्स की बात कर रहा है। तो क्या ये है? हाँ है। तो क्या आंसर आपका आ जाएगा? सी। तो 4 का आंसर सी है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब कौन कौन से रह गए थे? 6th वाला देखिए, 6th नहीं हुआ था कल। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में क्या है? एक एलिमेंट 2 डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहा है और फिर वे 2 डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है, जिसमें कार्बन सल्फर के साथ कंबाइंड हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है और फिर सल्फर ऑक्सीजन कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड SO2 बना रहे हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी बताइए। यही है ना रेसिप्रोकल में? और कौन सा है? एक आगे है शायद, है ना? 5th देखिए, ये 15 देखिए। एलिमेंट A कंबाइन विद C फॉर्म AC4 एंड B कंबाइन विद C टू फॉर्म BC3। तो दोनों में C कॉमन है, ध्यान रखिएगा। द रेशियो इन विच A एंड B कंबाइन विद ईच अदर कैन बी प्रेडिक्टेड बाय, किस लॉ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो ये वही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की चर्चा कर रहा है ना? 16 वाला तो हो गया था शायद, 7th। तो देखिए, if element A combine with element C in mass ratio 3:1 and element B combine with the same element C in 8:1, तो देख लेते हैं, है ना? देखिए, A और C जब कंबाइन होता तो A/C ये आपका क्या आ रहा है? 3:1 आ रहा है जी। दूसरे कंपाउंड में एलिमेंट B कंबाइन विद C, एलिमेंट B कंबाइन विद C रेशो 8:1, तो C दोनों में 1:1 है। तो वो कहता है कि जब A और B कंबाइन होंगे, है ना, तो A/B बताइए क्या आएगा? 3:8 आएगा, है ना, क्योंकि C फिक्स्ड है। तो 3:8 ये आएगा, है ना? तो देखिए इसमें, तो इसका तो B आ जाएगा ना, 7 का B आ जाएगा। और कोई बचा है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Introduction to mole. Introduction to mole. Introduction to mole. मान लीजिए कि ये है ना, ये जो है इसे एक्सप्लेन करिए, क्या दिख रहा है? एक बच्चा स्कूल जा रहा है अपना बैग लेकर, है ना। जो हमें चीज़ें दिखती हैं हम उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए अब केमिस्ट्री पे चलते हैं। 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। इसको एक्सप्लेन करिए बिना मोल शब्द यूज करे हुए। आपको मोल शब्द नहीं बोलना है। बताइए क्या है?
चलिए मोल शब्द यूज करके बोलिए। टू मोल ऑफ NaOH SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल Na2SO4 बन रहा है, 2 मोल H2O बन रहा है ना। इसका मतलब मोल शब्द की आपको जरूरत है। मोल शब्द को हमें समझना पड़ेगा कि मोल की जरूरत है क्यों। सबसे पहले तो अभी तुरंत ही जरूरत पड़ गई कि अगर मोल शब्द मैं हटा दूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको एक्सप्लेन करना है कि एक बच्चा और एक स्कूल, तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन बना नहीं। क्या है, बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तोड़फोड़ करने जाना है, या बस खड़ा है, या फिर देख रहा है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही इसमें। वहीं उसी तरीके से जब मैंने यहाँ पर एक तरीके से क्या करने जा रहा है, कर्ता क्रिया ये सब कुछ हटा दिए, तो ये बहुत लेस इन्फॉर्मेटिव हो गया। मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन अब कुछ बन नहीं रही, क्या कर रहा है वो। यहाँ पर उसी तरीके से अगर मैं मोल शब्द आपसे छीन लूँ कि मोल नहीं बोलना है, तो फिर ये इक्वेशन आप बता नहीं पाओगे कि कर क्या रही है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप इसे बोलो 2 NaOH प्लस H2SO4, 2 NaOH क्या, 2 क्या, है ना। तो ये काफ़ी लेस इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी बात थोड़ी सी यहाँ पे, तो यहाँ से समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मोल जो शब्द बनाया गया है उसकी हमें काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत है। और आगे देखते हैं क्यों ज़रूरत है ना। वाई वी नीड मोल, वाई वी नीड मोल, हमें मोल की ज़रूरत है क्यों, है ना। सबसे पहले ये, कुछ और क्यों नहीं, मतलब किसी और तरीके से क्यों नहीं। तो केमिस्ट्री जो इवॉल्व हो रही है वो कब से, कितने साल से इवॉल्व हो रही है। हम जो आज 2026 में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री में सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इस सब का ज्ञान कब से चल रहा है, कितने साल से चल रहा है, 50 से या और पीछे से, लगभग कितने साल से, 1000 साल से। मतलब जब मतलब कि जो है इजिप्ट के जो पिरामिड बने होंगे तब से चल रहा है क्या, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी तब से चल रहा है, कब से। 100-150 थोड़ा कम है, मतलब 400, लगभग 400 साल से केमिस्ट्री पे जो है लोगों ने काम करना शुरू किया है। और ये एलिमेंट एटम कंबाइन होती है, रिएक्शन, इस सब में कुछ चीज़ें इंक्लूड होनी शुरू हो गई हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर अब से लगभग 200 साल पहले की बात करें तो एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बताता हो, क्योंकि मोल तो जन्म हुआ नहीं है। मोल, आप इस रिएक्शन को बोल रहे 2 मोल NaOH, मोल शब्द का जन्म अगर हुआ ही नहीं है तो कैसे बताते होंगे। मोल शब्द का जन्म कभी तो हुआ होगा ना। और अगर मैं कहूँ कि अब से 200 साल पहले मोल का जन्म नहीं हुआ था, तो भी तो केमिकल रिएक्शन का पता था ना, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो लगभग 400 साल से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं केमिस्ट्री में। 400 साल से हमें पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं। तो अब से 200 साल पहले जब मोल का जन्म नहीं हुआ था, तब एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को, या एक साइंस स्कॉलर दूसरे साइंस स्कॉलर को कैसे एक्सप्लेन करता होगा किसी केमिकल रिएक्शन को, है ना। तो देखिए, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री, मतलब 1600-1800 के टाइम में, है ना, 1600 to 1800, द केमिकल रिएक्शन वाज डिस्क्राइब्ड एज, द केमिकल रिएक्शन वाज डिस्क्राइब्ड एज। मान लो इस केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है, तो उस वक्त मोल का जन्म नहीं हुआ था, तो कैसे डिस्क्राइब करते। तो एक साइंटिस्ट बोलता था कि भाई अगर तुम यहाँ पर जो है 80 ग्राम NaOH ले लेते हो और उसके साथ अगर 98 ग्राम H2SO4 लेते हो, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद 142 ग्राम Na2SO4 बनेगा और उसके साथ आपका 36 ग्राम H2O बनेगा। ऐसे ग्राम्स में, उनके ग्राम में, अभी मत लिखिए, आराम से बैठिए, ग्राम में बात करते हैं। भाई इतने ग्राम लेगा, इतने ग्राम के साथ इतना ग्राम लेगा तो इतने ग्राम बन जाएगा। और देखिए कि भाई अगर तू 12 ग्राम कार्बन लेगा और 12 ग्राम कार्बन के साथ अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लेगा, है ना, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन ले लेगा, O2 ले लेगा, तो तुझे जो है यहाँ पर 44 ग्राम
CO2 गैस मिल जाएगी, है ना। इतने जो है आप तुझे जो है CO2 गैस इतनी मिल जाएगी। या फिर अगर तू जो है 2 ग्राम H2 ले लेगा और उसके साथ जो है 16 ग्राम O2 गैस ले लेगा, है ना, तो तुझे यहाँ पर 18 ग्राम H2O मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। तो कुछ ज़्यादा समस्या तो लग नहीं रही इसमें, कुछ समस्या लग रही है इसमें। अगर मैं मोल हटा लूँ और ऐसे बोलूँ कि 80 ग्राम NaOH के साथ 98 ग्राम H2SO4 कंबाइन हो जाता है और उससे 142 ग्राम Na2 सोडियम सल्फेट और 36 ग्राम H2 बन जाता है, कोई खास समस्या तो लग नहीं रही। लेकिन यहाँ पे देखिए, समस्या तो नहीं है, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो उनकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है ना। अगर मान लो लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होता तो क्या ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं क्या वो इतनी तेजी से सक्सेसफुल हो पाता? तेजी से सक्सेसफुल क्यों हो पाया? क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल है ना। अगर बाइक कार ना हो तो क्या आप इतनी तेजी से घर से यहां पे पहुंच जाएंगे? नहीं। इसका मतलब अगर जब चीजें आसान होती हैं तो वो ज्यादा तेजी से कन्वे होती हैं, है ना। चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उतनी आसानी से कन्वे नहीं होती। ठीक, किस किस को कंप्यूटर चलाना आता है? किस किस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग आती है? तुम्हें आती है? अच्छा है, अच्छा, मतलब कितनी आती है? मतलब ये तो काफी सरप्राइजिंग है, मुझे लगा कोई नहीं आता होगा। चलिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। किस किस को पता है कि रॉकेट को अगर हमें चांद पे भेजना है, कहीं पे और भेजना है, तो वो कोडिंग आती है? किस किस को रॉकेट कैसे उड़ता है ये आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि रॉकेट कैसा उड़ता है आसान काम नहीं है। किस किस को पता है कि स्कूटी कैसे चलती है? सबको पता है, क्योंकि वो आसान है। तो जब चीज़ें आसान होती हैं तो ज़्यादा चीज़ें प्रोपोगेट हो जाती हैं, और जब चीज़ें मुश्किल होती हैं तो इतनी आसानी से प्रोपोगेट नहीं हो पाती। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर यहाँ पर मोल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बड़ी आसानी से बता सकता है, एक टीचर स्टूडेंट को आसानी से बता सकता है, एक टीचर दूसरे टीचर को आसानी से बता सकता है। इसको मैं फिर और अगले एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि क्यों अभी ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तो लग रहा है कि हाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे और आसान हो सकता है अगर मोल शब्द लेके आए। ये लिखिए आप थोड़ा सा पहले। हो गया? चलिए अब थोड़ा सा दाल चावल बनाते हैं, है ना। मान लीजिए आपकी मदर कहीं पर अभी बाहर हैं, आप घर में हो, आपको भूख लग रही है, और जो खाना बनाने में थोड़ी सी आसान चीज़ है वो दाल चावल कई बार ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं बजाय कि रोटियां बनाने के, है ना। तो आपको दाल चावल बनाने हैं, है ना। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते ही चलेंगे। सपोज वी वांट टू मेक दाल चावल, सपोज वी वांट टू मेक दाल चावल और फिर आप क्या करोगे, आप अपनी जो मदर है उसको फ़ोन करोगे कि मम्मी दाल चावल बनाने हैं, कैसे बनेंगे?
तो आपकी मदर दो तरीके से बता सकती है। मेथड 1 लिखिए, मेथड 1, जनरली जैसे चावल बनाने होते तो क्या बोलते हैं कि एक जो कप है, 1 कप तो चावल ले लेना और उसमें 4 कप पानी डाल देना और फिर उसे जो है गैस पे रख देना और जब वो उबल जाए, मतलब इस तरीके से हो जाए तो वो बन गए, है ना, यही ना। तो मेथड 1 हम तो सिंपल उसका बस रख रहे हैं। मेथड 1 देखिए, टेक 1 कप राइस एंड 4 कप वाटर एंड बॉईल। ठीक है, जब तक कि वो पानी इवेपोरेट ना हो जाए, है ना। ठीक। मेथड 2, मेथड 2, अब मदर को फ़ोन करते हैं और आपकी मदर थोड़ी जो है साइंटिस्ट टाइप की है ना। वो कहती है कि ऐसा करना, 200 ग्राम तो चावल ले लेना और 375 ग्राम तो ले लेना पानी और अब तो उसे बॉईल कर देना जब तक कि वो पानी ना इवेपोरेट हो जाए। तो लिखिए, टुक 200 ग्राम राइस, 200 ग्राम राइस एंड 375 ml ऑफ वाटर एंड बॉईल। ठीक है, इनमें से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा आपको ज़्यादा आसान लगेगा? पहला ना भी, 1 कप ये लिया, 4 कप ये लिया, बड़ा आसान है। और दूसरे में कहाँ वजन तोलते फिरो, कहाँ बैलेंस लाओगे, पहले 200 ग्राम 199 हो गया, 201 हो गया, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा ना। तो ये भी उसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। ये अभी आपको लग रहा है कि ग्राम में ही तो है, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो इनकी प्रोपगेशन काफ़ी स्लो हो जाती है ना। तो लिखिए इसमें आगे लिखिए, देन विच वन ऑफ द मेथड इज इजियर। विच ऑफ द मेथड इज इजियर। तो आंसर अपना लिखिए, आंसर क्या लग रहा है आपको, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 1 है ना। और चीजें देखिए मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ग्राम की बजाय अगर कुछ नंबर हमें मिल जाए कि एक समथिंग ये और एक समथिंग ये, तो वो जो समथिंग है हम उस समथिंग को क्रिएट करने जा रहे हैं, है ना। और उसी तरीके से समझिए, जैसे कि मान लो आप बॉल पेन से लिख रहे हो, आपको पता बॉल पेन से लिखने से पहले लोग अब से 20-30 साल पहले इंक वाले पेन से लिखते थे, जिसमें आप ऐसे खोलते थे फिर उसमें इंक भरते थे, सारे हाथ नीले हो जाते थे। अब तो किसी के बच्चे के हाथ नीले नहीं दिखते। जब मैं पढ़ता था मेरे साथ भी रहते, मेरे भी हाथ नीले हुए रहते थे, एटलीस्ट यहाँ पर तो फिंगर, क्योंकि इंक लीक होती रहती है कई बार, है ना। अब फाउंटेन पेन उन्हें बोलते थे, किसने यूज किया होगा? फाउंटेन पेन से पहले भी कुछ और होल्डर टाइप से कुछ बोलते थे, होल्डर आता था, उस इंक की वो रहती थी सीसी, उसमें ऐसे डिप किया फिर ऐसे लिखा। आपने पुरानी मूवी में कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं लिखते हुए भी देखे होंगे, कुछ पंख सा रहता है उसमें से डिप किया फिर ऐसे लिखते हैं, देखा? तो उससे पहले ऐसा रखते थे कि इंक रहती थी, उसमें से डिप किया फिर लिखा, 2-3 अक्षर लिखे फिर इंक चली जाएगी, फिर आप उसे डिप करोगे, है ना, फिर लिखोगे। तो चीज़ें तब से लेके अब पे आसान हुई है नहीं हुई हैं? आप बॉल पेन निकालते हो, लिखा, खटखट बंद किया, रख लिया जेब में। आप उसको तो पंख को तो नहीं रख सकते थे जेब में, है ना। तो जब चीज़ें आसान होती हैं तो ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं लोग, ज़्यादा लोग पढ़ पा रहे हैं। कागज़ है हमारे पास, पेन है हमारे पास, तो गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पा रहा है। लेकिन अगर कागज़ ही है, मान लो कागज़ ही महंगा हो जाए कि एक कागज़ जो है, एक पन्ना 10 रुपये का है, तो बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे। एक पेन जो है 2000 रुपये का, नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें चीज़ें आसान करनी है और आसान करने के लिए ही हमारा ये मोल है। ठीक है, चलिए अब टुवर्ड द मोल ठीक है, टुवर्ड द मोल। अब मोल को हम जानते हैं कि मोल को हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो एक लाइन और लिखिए, अब कल ही करेंगे, इसमें लिखिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि हर बार जो भी रिएक्ट कर रही हैं चीज़ें, उनकी क्वांटिटी बताना एग्जैक्ट इतने ग्राम, ये काफ़ी मुश्किल टाइप की चीज़ें हैं, है ना। तो लिखिए, एवरी टाइम टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, every time to describe the quantity of reactant and product was an uneasy task, full stop. There was a strong need to correlate all of these quantities together by a simple way,
ए सिंपल वे, बाय ए सिंपल वे correlate all of these quantities together by a simple way, है ना। दैट मीन्स चीज़ें कुछ ऐसा हो रही थी कि आज अगर आप उस रिएक्शन को बोलोगे तो आज बोलोगे 2 मोल NaOH रिएक्ट करता है 1 मोल H2SO4 के साथ, और 1 मोल Na2SO4 और 2 मोल वाटर बन जाता है। चाहे भारत में खड़ा हुआ कोई साइंटिस्ट या कोई टीचर बोल रहा है, चाहे यूएस में खड़ा हुआ, चाहे कोई किसी यूरोपियन कंट्री में, फ्रांस में, इंग्लैंड में बोल रहा है, सब सेम ही बोल रहे हैं। अगर इसी के साथ पैरेलली कोई यूके में कोई क्लास चल रही है तो वहाँ पे खड़ा हुआ टीचर भी इस रिएक्शन को ऐसे ही बता रहा होगा कि भाई 2 मोल NaOH प्लस 1 मोल H2SO4 गिव्स 1 मोल Na2SO4 प्लस 2 मोल H2O, सब सेम है। लेकिन अगर ग्राम है तो ग्राम में अगर मान लो अब से 100 साल 200 साल पहले मैं बोल रहा हूँ कि 80 ग्राम NaOH रिएक्ट विद 98 ग्राम H2SO4, तो कहीं यूके में खड़ा हुआ कोई टीचर ऐसे भी तो बोल सकता आधी क्वांटिटी कर दे, आधी क्वांटिटी करके कि 40 ग्राम NaOH रिएक्ट विद 49 ग्राम H2SO4, ऐसे भी तो हो सकता है। कहीं पे यूएस में खड़ा हुआ कोई टीचर जो है इसकी क्वांटिटी डबल करके भी तो हो सकता है बोल रहा हो कि 160 ग्राम NaOH रिएक्ट विद 196 ग्राम H2SO4, ऐसे भी तो बोल सकता है। तो फिर तो इसके हजारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही ना। जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से पहले देश में इंफॉर्मेशन भी ढंग से नहीं फैलेंगी। तो कल हम सीखेंगे कि मोल कैसे जन्म हुआ, मोल की वजह से क्या क्या चीज़ें आसान होंगी, और मोल की वैल्यू क्या है, और मोल को कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये दे देना उधर, है ना, मैं तुम्हें निकाल कर दूंगा।